Good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about void agreements. हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मिस्टेक. हमने फ्री कंसेंट किया था जिसमें हमने मिस्टेक को डिस्कस किया था. लास्ट फैक्टर था जो कि हमने डिस्कस किया था. सो दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीडियो. मिस्टेक के बाद हमारा ये वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं void agreements. Void agreements means agreements which are expressly declared as void under Indian Contract Act 1872. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्रीमेंट expressly declared as void under इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मतलब कि इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी थर्ड पार्टी या किसी भी अदर पार्टी के साथ करते हैं तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो. उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो हैं. हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि ये हमारा वैलिड है या हो सकता है या वॉइडेबल है, कुछ नहीं. दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो. तो इसमें हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. जैसे मैं पहले इसको पेन डाउन कर लेता हूँ कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पहले ही डिस्कस किए हुए थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो है. कौन कौन से हैं? पहला तो है एग्रीमेंट्स बाय अ माइनर. एग्रीमेंट बाय अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी माइनर के साथ, मतलब कि जो कंपिटेंट पर्सन्स नहीं है, इनकम्पिटेंट पर्सन्स के साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, जैसे कोई माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, तो उसके साथ अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. दूसरा है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो इसको मैं बस पेन डाउन करूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. दूसरा है अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. एग्रीमेंट अंडर बायलेटरल मिस्टेक. बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इसको अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में ही, बिल्कुल जो लास्ट प्रीवियस वीडियो उसमें किया है डिस्कस, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तीसरा है एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल. ठीक है, एग्रीमेंट हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. मतलब वो लॉ इज नॉट अलाउइंग और लॉ इज प्रोहिबिटिंग दोज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. तो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वो भी हमारा क्या है, वॉइड है. फोर्थ है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट, द इलीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पार्ट. ठीक है, ये भी वही है. दूसरा है एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, सर्टेन विद सर्टेन एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन. तो ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये तो हमारे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं ही. इसके अलावा भी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो हैं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑलरेडी उनको हमने क्या कर रखा है, वॉइड डिक्लेयर कर रखा है. वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला है, पहले मैं सेक्शन नोट डाउन कर लेता हूँ कि किस किस सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, RESTRAINT, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 26. ब्रैकेट में मैं सेक्शन लिख रहा हूं. दूसरा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल proceedings under section 28. Agreements the meaning of which
एग्रीमेंट्स the meaning of which is uncertain under section 29. Agreements by way of wager under section 30. Now agreements contingent on impossible events. Agreements contingent on impossible events, section 36. एंड लास्ट हमारा है एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. सॉरी, इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले क्लियरली लिख देता हूं. एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट अंडर सेक्शन 56. तो ये हम 5 सेक्शंस जो हैं, सॉरी 7 सेक्शंस जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 26 27 28 29 30 36 एंड 54, ये हम अपनी इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. बीइंग एन इंडियन, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है कि हमको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है. ठीक है. इफ एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन यू टू चूज योर लाइफ पार्टनर और टू डू मैरिज विथ समवन, तो दैट दोज एग्रीमेंट्स आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, दोज एग्रीमेंट्स आर void agreements. So I'm just reading out the statement. Every individual enjoys the freedom to marry, and so according to section 26 of Indian Contract Act 1872, every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor, अगर माइनर को रिस्ट्रेंट करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया है देन इट इज वैलिड. बट अदर देन माइनर के लिए, मतलब अदर देन माइनर अगर हम उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे वो शादी करने में हम उसको मतलब मना करते हैं कि तुम किसी पर्टिकुलर लड़की से शादी मत करो. जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट ए एंड बी, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ हैंडसम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, 2000 3000 जो भी है. ठीक है. A enters into an agreement for a handsome amount of consideration with B that he should not marry C at all. उसने कहा तुम C के साथ शादी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या है कि B जो है उसको पूरा हक है अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने का. He is right to select his life partner. So if any agreement which restrain any person for marriage to any person, that is not a valid contract, that is a void contract. ठीक है. तो the restraint may be general or partial but the agreement is void. जनरल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है. जनरल मतलब मैंने कहा कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जनरल में कि भाई तुमको शादी ही नहीं करना, तुम कभी शादी मत करना, तुम मुझसे अपनी पूरा क्या कहते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी शादी ही नहीं करोगे. तो ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट है. ठीक है, कि वो कभी शादी नहीं करेगा, ही विल नॉट मैरी एट ऑल. तो क्या है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. और पार्शियल भी हो सकता है. मैंने कहा पार्शियल मतलब क्या है, जैसे ए ने बी को कहा कि भाई तुम क्या कहते हैं कि एक अमाउंट ले लो 2 लाख रुपए, लेकिन तुम वादा करो कि क्या कहते हैं तुम सी के साथ शादी नहीं करोगे. तो दैट इज योर पार्शियल मतलब कि रिस्ट्रेंट. तो वहां पर क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मतलब पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हैं. तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इफ ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी दैट यू हैव टू मैरी ओनली सी. मतलब बी ने कह दिया कि भाई क्या कहते हैं कि तुम 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम सी से ही शादी करोगे. दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, हमने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर लड़की के साथ शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि वहां पर हम उसको कि हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लड़की के साथ ही शादी करेगा. तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है.
अच्छा, माइनर के साथ शादी करने से अगर मनाही हो रही है उस एग्रीमेंट में, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में, जो केस है दैट इज लो वर्सेस पेयर, दैट इज लो वर्सेस पेयर। इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने ए प्रोमिसेस बी फॉर मैरी, ठीक है, ए ने बी से वादा किया कि वो उसके साथ शादी करेगा, बट और उसने ये भी वादा किया कि इन केस इफ ही नॉट फुलफिल्स हिज प्रॉमिस ही विल पे बी 2000 पाउंड। उसने कहा कि अगर मतलब कि ए है, उसने वादा किया बी के साथ ही शादी करने का, अगर वो नहीं करेगा तो 2000 रुपए 2000 पाउंड जो है उसको पे करेगा कॉम्पनसेशन। बाद में क्या हुआ, ए ने सी के साथ शादी कर लिया। नाउ बी ने सू कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, उसके केस को, उसके जो मतलब पीआईएल थी, जो भी उसका क्या कहते हैं कि केस था, उसको ये कह करके मना कर दिया, क्योंकि वहां पर वो रिस्ट्रेन कर रही थी, बी जो है वो ए को मना कर रही थी कि वो सी के साथ शादी ना करे। तो ये इस बेसिस पर उस केस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन द नेचर ऑफ इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, तो वहां पर एनी मतलब कि ये प्रूफ हो जाता है कि इफ एनी एग्रीमेंट इज डन इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, तो दैट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 26। नाउ सेक्शन 27, सेक्शन 27 क्या है? एग्रीमेंट in a restraint of trade, agreement in a restraint of trade, agreement in restraint of trade क्या है? The Constitution of India allows every person, every citizen of India to do trade with his by using his own skill, by his using his own resources। अपना स्किल, अपना रिसोर्स को यूज करके कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास ये हक है कि वो कोई भी लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। उस बिजनेस को करने से उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन्ड है। सो every agreement by which anyone is restrained from exercising his right of doing business, that agreement or that contract is a void contract। ठीक है, सो अगर कोई लॉफुल ट्रेड या लॉफुल बिजनेस करने से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो ये लॉफुल बिजनेस या लॉफुल ट्रेड करने से हमको रोकता है, तो दोज एग्रीमेंट्स आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है जो माधव चंद्र वर्सेस राज कुमार दास, माधव चंद्रा वर्सेस राजकुमार दास। ये कैलकाटा का बहुत फेमस केस है। इसमें क्या था, इसमें दो बिजनेसमैन थे जो कि दोनों सेम नेचर के ही बिजनेस करते थे, एक पर्टिकुलर सेम लोकेलिटी में, कैलकाटा में कोई थे, मतलब कैलकाटा की कोई लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में बिजनेस करते, दोनों आपस में राइवल थे, कॉम्पिटिटर्स थे। तो ए ने बी को बोला कि ठीक है, हम लड़ना छोड़ देते हैं, तुम मुझे मतलब कुछ पैसे दे दो, जो भी एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। ठीक है, उसने उतने कितने पैसे मांगे थे? उसने उतने पैसे मांगे थे जितना उसने कहा कि उसने अपने वर्कर्स को एडवांस दे रखा है, तो मुझे उतने पैसे दे दो तो मैं अपना बिजनेस तुम्हारे मतलब तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। ठीक है, बी ने कहा चलो ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया। बाद में ए ने अपना बिजनेस बंद कर दिया और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, तो जब बी ने उस चीज को मतलब कि ए ने जब रिकवरी ऑफ पेमेंट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल किया केस को, तो कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो किस नेचर का था, वो ट्रेड को रोक रहा था। उसने उस एग्रीमेंट से ये था कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, उसने ए को ट्रेड करने से मना किया था। ठीक है, तो उस वजह से इस चीज को, इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे दिया गया और ए अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो एग्रीमेंट था दैट इज वॉइड एब इनिशियो, बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो एनी एग्रीमेंट विच मीन्स रेस्ट्रिक्ट्स द पर्सन फॉर एक्सरसाइजिंग लॉफुल ट्रेड, लॉफुल बिजनेस, ठीक है, बाय यूजिंग हिज ओन स्किल एंड रिसोर्सेज, सो दोज एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने कहा कि सभी एग्रीमेंट्स वॉइड हैं जो ट्रेड को रोकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एग्रीमेंट्स क्या हैं, वैलिड हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं, हम एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 6, एक्सेप्शंस।
सो इन सर्टेन केसेस जो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, दैट इज अ वैलिड। तो पहला क्या है, सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल, इसमें क्या है, सपोज दैट कोई ए बिजनेस मैन है ए, उसने अपनी गुडविल किसी पर्टिकुलर पर्सन बी को बेच दी, ठीक है, ए है, ए ने अपनी गुडविल बी को सेल कर दी, ठीक है। नाउ बी ने कहा ए को कि भाई ये जो गुडविल आप मुझे बेच रहे हो, ठीक है, आपने बेच दिया, अब आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड जैसे 2 साल 4 साल, एक जो रीजनेबल टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड के लिए आप एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में आप सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर बी जो है वो ए को मना कर रहा है बिजनेस करने के लिए, बट स्टिल दैट इज अ वैलिड एग्रीमेंट बिकॉज इन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, जब सेल ऑफ गुडविल होती है तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो बायर ऑफ गुडविल है, ही कैन रिस्ट्रेन द सेलर ऑफ गुडविल टू डू द सेम नेचर ऑफ बिजनेस विद इन द लोकल मीन्स विद इन द रीजनेबल लोकेलिटी, ठीक है, एक अप टू लाइक 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी है, एक रीजनेबल इस प्लेस तक, और क्या कहते हैं कि रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए उसको मना कर सकता है कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन ये नहीं, सपोज दैट क्या कहते हैं कि दिल्ली में कोई पर्सन है, उसने अपनी शॉप, अपनी गुडविल किसी ए ने, जो कि दिल्ली में रहता है, उसने अपनी गुडविल बी को बेची और उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई आप लाइफ लॉन्ग इस सेम नेचर के बिजनेस को नहीं कर सकते, तो इट इज इलॉजिकल, ये रीजनेबल नहीं है, इलॉजिकल नहीं है भाई। 2 साल 4 साल जितने साल तक के लिए करना है, चलो ठीक है, एक लिमिट मतलब कि रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, उतने उतने टाइम पीरियड तक के लिए आपको एग्रीमेंट करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इलॉजिकल लाइफ टाइम के लिए कर दिया, या हमने उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप पूरे इंडिया में कहीं ट्रेड नहीं कर सकते हैं सेम नेचर का, तो दैट इज इलॉजिकल। हाँ, सपोज दैट अगर मैं पुरानी दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मैंने कह दिया भाई आसपास के जो पुराने दिल्ली का एरिया है या विद इन 10 किलोमीटर्स का जो रेंज है, उतनी लोकल लिमिट में आप जो है सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप द्वारका चाहें तो द्वारका में कर सकते हैं, या क्या कहते हैं कि एनसीआर में कर सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन एक रीजनेबल जो लिमिट है वहां तक हम उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है पार्टनर्स एग्रीमेंट। पार्टनर्स एग्रीमेंट में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनका एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो उनके एग्रीमेंट में क्या है, एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो पहला क्या है, पार्टनर्स ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज दैट कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि क्या कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर फर्म है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फर्म है, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों ने आपस में क्या कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई जब तक हम पार्टनर्स रहेंगे तब तक हम सेम नेचर का बिजनेस जो है हम नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम पार्टनर्स हैं। जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो बिजनेस सेम नेचर का बिजनेस हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है ये हमारा क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या है, an agreement among the partners that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। तो मतलब कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस, सेम नेचर ऑफ बिजनेस एज ऑफ फर्म can't be carried on by the partners while they are partner। जब तक कि वो पार्टनर रहेंगे फर्म के तब तक वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस जो है कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस नेचर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए बी सी 3 मैंने एग्जांपल दिया कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का या सॉफ्टवेयर सर्विसेज का कोई बिजनेस है। तो अब ए बी सी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई वो जब तक पार्टनर्स रहेंगे तब तक पर्सनल अपना सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एन agreement by a partner with his partners then that on retiring from the partnership he will not carry on any business similar to that of firm within a specified period or within a specified local limits provided the restrictions imposed are reasonable। suppose that A B C, ठीक है, A B C 3 पार्टनर्स हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एन एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स विद हिज पार्टनर दैट ऑन रिटायरमेंट the retiring partner
द रिटायरिंग पार्टनर can't do the business of same nature as of partnership firm within a specified time period and within a specified local limit इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं, उसमें बी जो है ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर, वो रिटायर हो रहा है। तो ए और सी ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भाई अब तुम देखो यहाँ से जा रहे हो, अब तुमको हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, तुमको सब हमारी जो बिजनेस में कैसे काम हो रहा है सब कुछ पता है, तो तुम हमारी जो बिजनेस फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, मतलब एक रीजनेबल, जो मैंने बताया 10-15 किलोमीटर जो भी लोकल लिमिट होगी रीजनेबल, उतने लिमिट में और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 2 साल 4 साल 5 साल जो भी रीजनेबल टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक और इस लिमिट के अंदर तुम ये सेम नेचर का बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन रीजनेबल टाइम पीरियड और रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए, मैंने पहले बताया था, ये नहीं कह रहे हो कि भाई पूरे इंडिया में ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इलॉजिकल है, दैट इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, इसलिए मैंने लोकल वर्ड लगाया, लोकल लिमिट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तीसरा है an agreement among the partners upon or in anticipation of the dissolution of the firm that some or all of them will not carry on business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, अगर वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या आफ्टर डिसोल्यूशन जो पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स ए बी सी, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो पार्टनर्स भी नहीं रहेंगे अब, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स हैं वो सेम नेचर का बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट सेम नेचर ऑफ बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, यहां पर मैंने समझा दिया है कि सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, तो वहां पे अब वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है तो वहां पे बिजनेस भी डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, तो वहां पे अगर पार्टनर्स के बीच में और फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या आफ्टर डिसोल्यूशन जो क्या कहते हैं कि बिजनेस ऑफ फर्म है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट वो लॉजिकल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट बिटवीन एनी पार्टनर एंड द बायर ऑफ द फर्म्स गुडविल, सेम है, अगर फर्म के गुडविल का कोई बायर है तो बायर और पार्टनर्स के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, सपोज दैट मैं हूं और ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, मैंने उनके फर्म की जो है गुडविल परचेज की है, तो अब मैं ए बी सी तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि भाई देखो मैंने क्योंकि तुम्हारी गुडविल परचेज की है, तो सेम नेचर का बिजनेस तुम विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तुम कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम सेल ऑफ गुडविल वाला केस यहां पर भी है, बस यहां पे पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। तो ये तो था एक्सेप्शंस इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेड कॉम्बिनेशन, ये तो हमारा पार्टनरशिप का चल रहा था, ठीक है। अब तीसरा हमारा है ट्रेड कॉम्बिनेशंस, मतलब पहले क्या था, सेल ऑफ गुडविल, दूसरा क्या था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सब पार्ट्स थे, तीसरा है ट्रेड एग्रीमेंट है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सपोज दैट मैं हूं और मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, हम सेम लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने कहा यार चलो लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, हम दोनों जो है मिल करके काम करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं बाजार मार्केट में जाते हैं, कोई सामने वाला 10 रुपए की आलू बेच रहा है तो बगल वाला 8 रुपए में बेचने लगेगा, फिर उसको देख के देगा उसके बगल वाला 5 रुपए में बेचने लगेगा, तो ये क्या है, राइवलरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज दैट अगर हम मिल करके प्राइस को कंट्रोल करते हैं, मिल करके मैंने कहा चलो ठीक है लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग आपस में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्राइस पे बेचना है,
ठीक है। तो अगर हम ट्रेड कॉम्बिनेशंस करते हैं, हमने प्राइस डिसाइड कर लिया है, हमने एरिया डिसाइड कर लिया है कि भाई ये तुम्हारा एरिया है, तुम इस यहाँ पर तुम डिस्ट्रीब्यूट करना, या हमारा एरिया यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। या ट्रेड कॉम्बिनेशंस कोई ऐसे हैं जैसे कि मैंने कह दिया भाई मैं सिर्फ तुमको ही सामान बेचूंगा या तुम्हारे साथ ही डील करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन में जो यहाँ पे फेमस केस है ट्रेड कॉम्बिनेशन का, दैट इज फ्रेजर एंड कंपनी वर्सेस बॉम्बे आइस कंपनी। फ्रेजर एंड कंपनी, मैं इस केस को डिफाइन करूंगा पहले। फ्रेजर एंड कंपनी वर्सेस बॉम्बे आइस कंपनी, इसमें क्या था कि दो बिजनेसमैन थे, ए एंड बी, दोनों ही आइस सेलर्स थे। तो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई देखो क्या कहते हैं कि हम दोनों एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्राइस से बिलो नहीं बेचना है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों का, उसको हम आपस में एक सर्टेन रेशियो, इक्वल है या 3:2 है या 4:2 जो भी है, ठीक है, उसमें हम बांट लेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, ये जो हमारा ट्रेड कॉम्बिनेशन का एग्रीमेंट है जहां पे हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, जहां पे हम लोकेलिटी डिसाइड कर सकते हैं, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिसाइड कर। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रेड कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सपोज दैट मैंने कहा कि चलो ठीक है हम प्राइस चार्ज करते हैं, इससे बिलो नहीं बेचेंगे। अब वो प्राइस क्या है, रीजनेबल है, जिससे किसी को आपत्ति नहीं है, जिससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो उसको बेयर कर सकते हैं, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर सपोज दैट हमने और जो हमारा कॉम्पिटिटर था, हमने मिल करके प्राइस डिसाइड कर लिया, अब क्योंकि हमने प्राइस डिसाइड कर लिया है और वहां पे हमारी मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि हमने आपस में एरिया भी डिसाइड कर लिया, भाई चलो ठीक है वो एरिया तुम्हारा, ये एरिया हमारा, इस प्राइस के नीचे नहीं बेचेंगे, तो वहां पर क्या एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो अगर वहां पर ऐसा कोई केस होता है जहां पर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और प्राइस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो प्राइस सबके बेरेबल नहीं है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन का वैलिड है until and unless it is against the public interest। तो फ्रेजर एंड कंपनी वर्सेस बॉम्बे आइस कंपनी में यही था कि दोनों बर्फ बेचने वाली कंपनियां थी, दोनों ने प्राइस डिसाइड कर लिया कि इस प्राइस के नीचे हमको नहीं बेचना है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम क्या करेंगे, इक्वली या जो भी प्रोपोर्शन था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है देन इट्स फाइन। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता तो वो क्या हो जाता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या नेगेटिव स्टिपुलेशंस। नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, बहुत कॉमन सी चीज है। अगर हमने तुमको कोई जॉब दिया है, एक छोटा सा केस लेते हैं, जैसे कोई सपोज डॉक्टर है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई जब तक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तब तक आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सर्विस में कोई नेगेटिव स्टिपुलेशन है कि जब तक आप सर्विस कर रहे हैं तब तक आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम उसको ट्रेड करने से रोक रहे हैं, हम उसको बिजनेस करने से रोक रहे हैं, बट स्टिल दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें बहुत ही फेमस केस है एक चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड। चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड, इसमें क्या था, इसमें इस केस में बी वॉज अ डॉक्टर इन जंजीबार, बी वॉज अ डॉक्टर इन जंजीबार। इसमें एक डॉक्टर था बी जो कि जंजीबार एरिया में था, जंजीबार एरिया में एक डॉक्टर था बी जिसने ए को अपना असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया। असिस्टेंट पता है ना, जो पट्टी वगैरह करते हैं, ड्रेसिंग कर दिया, लिखी हुई दवा दे दिया, ठीक है। तो उसने ए को अपना असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया इस एग्रीमेंट पे कि भाई तुम 3 साल तक कोई भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 साल के बाद ए ने, क्योंकि उसको वहां पे हल्का फुल्का काम सीख गया था, भाई बुखार की दवा देना, फीवर की दवा देना, कफ की दवा देना, क्योंकि अक्सर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सीख जाते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं। तो उसने इतना इतना काम सीख लिया था कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता था। तो उसने क्या किया, 1 साल के बाद वो जॉब छोड़कर उसने क्या किया, अपना पर्सनल क्लिनिक खोल लिया। तो इस केस में बी जो है उसने सू कर दिया ए को कि भाई उसके साथ एग्रीमेंट था 3 साल का कि वो
कहीं भी प्रैक्टिस, मतलब कि जब तक वो उसके सर्विस में रहेगा 3 साल तक वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो उसको सर्विस करने से रोक रहा है, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, इस चीज में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ए अपने आप जॉब छोड़कर जाता है तब वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन इन केस कि अगर क्या कहते हैं कि जो बी है डॉक्टर, उसने खुद ए को निकाला जॉब से, तब ए जो है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, 3 साल से पहले ही कर सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ए खुद जॉब छोड़कर जा रहा है कि उसने जॉब से उसको निकाला है। खुद छोड़कर जा रहा है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, दैट इज अ वॉइड, मतलब कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसको निकाला गया है तब वो प्रैक्टिस कर सकता है, दैट एग्रीमेंट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो नेगेटिव स्टिपुलेशंस जो के केस में भी हमारा क्या है, एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के केस में। ठीक है, तो ये तो था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल proceedings. Being an Indian citizen, no person can avoid me to take the benefit of legal proceedings. या हमको कोर्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनका फ़ायदा, उनका बेनिफिट हम ले सकते हैं। कोर्ट की सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं। हमें कोई भी ताकत इस कंट्री की कहीं की हमको कोर्ट्स जाने से रोक नहीं सकती है। सो इफ एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंट टू टेक द बेनिफिट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जो हमको इस चीज से रोकती है कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स का जो बेनिफिट है या जो सर्विसेज हैं जो कोर्ट जाने से अगर हमें रोक रही हैं, तो दोज एग्रीमेंट्स आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें है एन एग्रीमेंट बाय विच अ पार्टी इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, नॉट पार्शली। पार्शली के केस में वैलिड है, एब्सोल्युटली फ्रॉम टेकिंग यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट by which any party is restricted absolutely, partially नहीं, absolutely होना चाहिए, from taking usual legal proceedings, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट्स अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स हैं, उन राइट्स के लिए अगर हम कोर्ट जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो हमें कोर्ट जाने से रोकता है, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट्स हैं जो हमको लीगल प्रोसीडिंग से रोकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरा है curtailing the period of limitation, curtailing the period of limitation। इसका क्या मतलब है, any agreement curtailing the period of limitation prescribed by the limitation act is also void under section 28। suppose that contract में अगर कोई breach होता है, जैसे मैंने A और B ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। ठीक है, अब ए ने वो जो राइट्स उसके हैं, जो ऑब्लिगेशंस है, वो उसको फुलफिल नहीं किया, तो बी हैज अ राइट टू टेक द बेनिफिट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, टू टेक द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स। अब अगर ए ने उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई इन केस ऑफ ब्रीच, अगर आप ब्रीच के दिन से विद इन 1 ईयर आपने मेरे पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं ली, तो उसके बाद आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं ले सकते हैं। मतलब कि सपोज जिस दिन ब्रीच हुआ है, मतलब जिस दिन क्या कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस दिन से लेकर के 1 साल तक आप हमको सू कर सकते हैं, आप हम लीगल प्रोसीडिंग्स का फायदा ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है भाई ब्रीच से लेकर के 3 साल के अंदर तक में आप लीगल प्रोसीडिंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस जो टाइम पीरियड है उसको मैंने कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। 3 साल तक का था लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, लेकिन मैंने उसको कम करके 1 साल कर दिया। मैंने कहा कि अगर 1 साल के अंदर तक तुमने मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारे पास फिर कोई राइट नहीं रहेगा एक्शन लेने का। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज अ वॉइड
एग्रीमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने क्या कहते हैं कि सपोज दैट मैंने कहा कि मैं तुमको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तुम मुझे 1000 रुपये पर मंथ देना। मैंने किसी ए के साथ मतलब कि एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुमको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तुम मुझे 1000 रुपये देना। मैंने उसको ट्यूशन पढ़ा दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए, लेकिन उसने मुझे पेमेंट नहीं किया। तो अब मेरे पास क्या है कि जो उसने ब्रीच किया है उसके अगेंस्ट मैं सूट फाइल कर सकता हूं। तो सूट कब तक फाइल कर सकता हूं? विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जिस दिन से ब्रीच हुआ है उससे 3 साल तक में मैं उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स को कर सकता हूं, मतलब सूट फाइल कर सकता हूं। लेकिन अगर उसने मेरे साथ एग्रीमेंट ये कर लिया कि ब्रीच के दिन से सिर्फ 1 साल तक आप लीगल प्रोसीडिंग मतलब यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो उसने 3 साल के टाइम पीरियड को कम करके 1 साल कर दिया या 2 साल कर दिया, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो हमारा क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे जो केसेस हैं, तो इसमें हमारा क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हमारे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? तो पहला एक्सेप्शन है एन एग्रीमेंट टू रिफर फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट हमने क्या कहते हैं कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने कहा कि चलो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, फ्यूचर में अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सीधा कोर्ट ना जाकर के पहले किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो सुलह कराता है दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, जैसे जनरली गांव देहात में जो प्रधान वगैरह होते हैं हम उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, जो मुखिया होता है, ठीक है, तो या कोई भी एक जिम्मेवार पर्सन है जो हमारी लोकेलिटी में बहुत ही जिम्मेवार, बहुत ही थोड़ा पावरफुल पर्सन है, तो हमने कहा कि भी चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, जैसे पार्टनरशिप के केस में भी ऐसा होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट हम क्या करेंगे? किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और वहां से हम अपना ये जो है उसको सुलहबाजी करवा लेंगे। तो वो जो हमारा है, क्योंकि हम वहां पे कोर्ट जाने से रोक रहे हैं, हमने कहा कि भाई सीधा कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले हम किसके पास जाएंगे? आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे फॉर आर्बिट्रेशन। तो वो क्या है? दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए। और इसी तरह से हमारा क्या आता है? एन एग्रीमेंट टू रिफर प्रेजेंट डिस्प्यूट्स के लिए भी हम क्या करते हैं? सेम है, बस वो हमारा फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए था, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट डिस्प्यूट्स के लिए है। कि प्रेजेंट डिस्प्यूट्स के लिए भी हमने कहा कि भाई अगर कोई प्रेजेंट डिस्प्यूट है और हमने कहा कि चलो ठीक है एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन नहीं, लेकिन डिस्प्यूट हो गया और हम कोर्ट ना जाकर के हमने कहा चलो कोर्ट ना जाओ, यहां चलते हैं, किसी आर्बिट्रेटर के पास चलते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है, इसमें एक और रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कहते हैं कि दिस सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ